हेलो एवरीवन, दिस इज अमर जायसवाल एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स बाय अमर आनंद। सो आज के इस वीडियो में मैं जो है ऑल इंडिया मेगा लाइव टेस्ट बुक पे जो आया हुआ है, जो कि अभी लाइव है 26, 27, 28 तक लाइव रहेगा। तो आप लोग उसे जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, अटेम्प्ट करने के बाद जो जो क्वेश्चन उसमें नहीं बना उसका वीडियो सोल्यूशन मैं यहाँ पे दे दूंगा। कुछ क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं इस टेस्ट में। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लाइव टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और काफ़ी अच्छा टेस्ट ये लोग बनाते हैं, तो सभी को लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि मैंने कौन कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किया है एंड मेरे मैथमेटिक्स में क्या क्या मार्क्स रहे हैं अब तक। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। ठीक है, सबसे पहले मैं उन क्वेश्चंस को कराऊंगा जो कि जिसका लेवल काफ़ी अच्छा था, जिससे कि आपका सारा वक्त बर्बाद ना हो। तो जो भी शुरू के 5-6 अच्छे क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है, वो मैं पहले कराऊंगा, बाकी जो भी क्वेश्चन है उसे बाद में कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये इनकम टैक्स वाला है, जो कि इस टेस्ट का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो, 90% बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट पता ही नहीं ढंग ढंग से। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गए तो मैक्सिमम बच्चे छोड़ ही देते हैं उसे। क्वेश्चन बहुत छोटा दिख रहा है बट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ कि आखिर ये क्वेश्चन अगर आ गया एग्जाम में तो आप लोग इसे बनाओगे कैसे। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखो, एक होता है इनकम। ठीक है, इनकम होता है, फिर एक होता है टैक्स जिसको इनकम टैक्स बोलते हैं, और फिर होता है नेट इनकम। फिर क्या होता है? नेट इनकम। मान लो आप एक दुकान चलाते हो, आप एक कंपनी चलाते हो, आप 100 रुपया कमाए। 100 रुपया क्या किए? कमाए, अपने कस्टमर से आपने ये अर्न किया। फिर आपने उसमें से 40 रुपए सरकार को दे दिए। 40 रुपए किसको दे दिए? सरकार को, एज ए इनकम टैक्स। ठीक है, तो आपके पास बचा कितना? 60 रुपए। तो ये 60 रुपए जो हुआ, ये आपका क्या हो गया? नेट इनकम। ये आपका क्या हो गया? नेट इनकम। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ थोड़ी देर पहले, अभी मैं समझा रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, पहले आप लोग समझ लो कॉन्सेप्ट क्या है। मान लो आपका जो इनकम है वो 100 है, आपने इनकम टैक्स दे दिया 40, तो आपके पास नेट इनकम कितना बचा? 60। यहाँ तक आपका क्लियर है? ठीक है, अब मान लो कि इनकम टैक्स का रेट बढ़ गया। ठीक है, मान लो इनकम टैक्स आप जो है 5 रुपए इनकम टैक्स और आप ज्यादा दे रहे हो। 5 रुपए, मैं यहाँ पे अमाउंट की बात कर रहा हूँ, परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूँ। मान लो कि 5 रुपए आपने क्या किया, इसमें इनकम टैक्स में बढ़ा दिया, ऑब्वियसली आपका नेट इनकम घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि आपका जो इनकम है ना वो फिक्स्ड है। इनकम में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है। जो आप पहले कमा रहे थे अभी भी आप उतना ही कमा रहे हो। ठीक है, इनकम टैक्स जो है वो 5 बढ़ गया, तो नेट इनकम क्या होगा? ऑब्वियसली 5 घटेगा। अब इनकम टैक्स आप 45 दे रहे हो, टोटल आप जो इनकम है 100 है, तो ऑब्वियसली नेट इनकम कितना होगा? 55 होगा। यहाँ तक आपको क्लियर है? क्योंकि इन दोनों को ऐड करने के बाद भी आपका क्या आना चाहिए? 100 आना चाहिए, राइट? यहाँ तक अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आपसे इजिली बन जाएगा। अब यहाँ से एक देखो, एक फॉर्मूला बोल दो या एक कॉन्सेप्ट बोल दो, यहाँ से ये निकलता है कि जो भी नेट चेंज आया इनकम टैक्स में, वही नेट चेंज किस में आया? नेट इनकम में। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ चेंज इन इनकम टैक्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चेंज इन नेट इनकम। कोई दिक्कत? मैंने अमाउंट क्यों लिखा है, परसेंटेज क्यों नहीं लिखा है? देखो, परसेंटेज में आप फर्क हो रहा है। दोनों में अमाउंट तो 5 ही रुपया का चेंज हुआ है, लेकिन यहाँ परसेंटेज देखो, इनकम टैक्स कितना परसेंट अगर बढ़ा, तो यहाँ पे देखो 5/40 इंटू 100%, 5×8 = 40, ये 12 पॉइंट समथिंग, 12.5% के आसपास ये क्या हुआ? इनकम टैक्स बढ़ा। लेकिन नेट इनकम कितना घटा? 5 घटा, नीचे 60 है, इंटू 100 है। ठीक है, तो 6×8 = 48, 8 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा। तो यहाँ पे देखो परसेंटेज क्या सेम हुआ क्या? इनकम टैक्स 12.5% बढ़ा, तो नेट इनकम 8.5% घटा, ऐसा कुछ है। इसलिए मैंने यहाँ परसेंटेज ना लिखे, क्या लिखा है? अमाउंट। अमाउंट चेंज होता है वो सेम होता है। अब मान लो ये इनकम टैक्स था हमारा पहले का, कुछ इनकम टैक्स वो कितना बदल गया भाई? 19% क्या हो गया? बदल गया। तो इनकम टैक्स का 19% अगर निकाल दिए तो ये क्या आया? हमारा अमाउंट आया। ये क्या आया? हमारा अमाउंट आया, राइट? बराबर
नेट इनकम में कितना का डिक्रीज हो रहा है, 1% का। तो नेट इनकम का 1%, ये दोनों आपस में क्या होगा, सेम होगा ना, क्योंकि यही दोनों तो चेंज हो रहा है ना। 19% जो है इनकम टैक्स का बढ़ रहा है, तो नेट इनकम में 1% का क्या आ रहा है, रिडक्शन आ रहा है। राइट, यहाँ तक क्लियर है। तो इनकम टैक्स का 19% क्या हो गया, अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स चेंज्ड, ठीक है। और नेट इनकम का 1% क्या हो गया, तो नेट इनकम में जो चेंज आ रहा है वो, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से 100 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इनकम टैक्स अपॉन नेट इनकम जो आया हमारा, वो हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/19। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो, हम लोग जानते हैं ना, इनकम बराबर हमारा होता क्या है, इनकम टैक्स प्लस नेट इनकम। तो अगर 1 और 19 को ऐड कर दे हम लोग, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20। क्या आ जाएगा, 20। 20 जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, इनकम। 20 हमारा इनकम हो गया। इनकम टैक्स कितना है, 1 है। नेट इनकम कितना है, 19 है। राइट। तो इनकम टैक्स का परसेंटेज पूछ रहा है, कैलकुलेट द रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या हो गया, रेट कैसे निकालते हैं, इनकम टैक्स अपॉन इनकम। इनकम पे कितना इनकम टैक्स लग रहा है, इंटू 100%। मतलब ये कितना हो गया, 5%। ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 5%। देखो, ये आपको समझा रहे थे इसलिए मुझे इतना लिखना पड़ा, अदरवाइज ये बहुत इजी है। आप लोग को बस ये ध्यान रखना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ चेंज इन इनकम टैक्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चेंज इन नेट इनकम। ठीक है। शॉर्टकट में आप लोग कैसे बनाओगे, ऐसे लिखोगे, याद रखना पड़ेगा अमाउंट ऑफ चेंज इन इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स में 19% का चेंज आया, और नेट इनकम में जो है 1% का रिडक्शन हुआ। ठीक है। तो किसी का भी अब ऐसे लिख लो, इनकम टैक्स अपॉन नेट इनकम जो हो गया वो 1/19 हो गया। इसका मतलब ये 20 जो आया हमारा क्या आया, इनकम आया टोटल। तो इनकम टैक्स का परसेंट कितना होगा, 1/20 इंटू 100%। ये कितना आ गया, 5%। तो एग्जाम में आप लोग इतना ही बनाओगे, ठीक है, ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा। मैं समझा रहा था इसलिए मुझे इतना लिखना पड़ा। ठीक है। बाकी अच्छे क्वेश्चंस पे चलते हैं अब। ठीक है, एक ये क्वेश्चन देखो, ज्योमेट्री का है, अच्छा ही क्वेश्चन है ये, समझते हैं। कह रहा है नीचे दी गई आकृति में पीवीसी एक समकोण है। पीवीसी एक समकोण त्रिभुज है, अब इसलिए एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है। और पीटी, सीटी और बीसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं। देखो यहाँ बीसी भी स्पर्श रेखा है, पीसी भी स्पर्श रेखा है, पीटी भी स्पर्श रेखा है। बीसी 24 है। देखो ये जो बीसी है ये कितना है, 24 है हमारा। पीटी हमारा कितना है, 6 है। देखो ये पीटी कितना है, 6 है। तो वृत्त की त्रिज्या पूछा जा रहा है, त्रिज्या हमारा ये आर, ये भी हम लोग क्या मान लेंगे, आर। ठीक है। अब ध्यान से देखो जरा, ये एक देखो सी एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींचा गया, एक सी बी है और एक क्या है, सी टी है, यहाँ तक। तो हम लोग जानते हैं किसी भी सर्किल पे अगर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट अगर ड्रॉ किया जाता है तो उसका लेंथ आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। अगर ये 24 है तो सी टी भी कितना होगा, 24। अब जरा ध्यान से देखो, ये एक राइट एंगल ट्रेंगल का दो साइड हमें मालूम है, एक है 24, एक है कितना है, 30। क्यों 30 हुआ, 24 और 6 इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 30। अब ये निकालना है, तो ये निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस नहीं अप्लाई करेंगे। देखो शॉर्टकट भी होता है, 6 से दोनों कट रहा है ना, 6 चाके 24, 6 चाके 36। ठीक है। 8 से काट, नो नो नो, सॉरी 30 है ना यहाँ पे, 36 लिख दिया, 6 पंचे 30। ठीक है। तो 3 4 5 क्या होता है, एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है ना, 3 4 5। तो 6 से, चूंकि 6 का मल्टीपल था ना, 6 चाके 24, 6 पंचे 30, छतरी के 18। इट मीन्स हमारा पीवी का जो लेंथ आया, ये पीवी पूरा कितना हो गया, 18। पीवी कितना हो गया, 18। अब एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, वो जरा ध्यान से देखना। ठीक है। हम लोग ऐसा पढ़े हैं ना, एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, और एक्सटर्नल पॉइंट से एक जो है सेकेंड ड्रॉ किया गया। क्या ड्रॉ किया गया, सेकेंड। तो मान लो ये P है, ये A है, ये B है, ये C है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला होता है, PA² इज इक्वल टू PB इंटू PC। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी देख लो। ठीक है। क्योंकि ये PA टेंजेंट है तो PA का स्क्वायर कर दिए, ये सेकंड है तो एक बार P से B का लेंथ लेंगे, एक बार P से C का लेंथ लेंगे। तो यहाँ पे देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट P है, तो यहाँ से टेंजेंट हम लोग क्या लेंगे, PT तक लेंगे। क्या लेंगे, PT। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, PT² इज इक्वल टू, फिर यहाँ से A तक लेंगे PA इंटू, फिर P से कहाँ तक लेंगे, इस B तक।
पीवी। अब देखो पीटी कितना है हमारा भाई, पीटी हमारा 6 का स्क्वायर होता है 36। पीए नहीं मालूम है। पीवी, पीवी हम लोगों ने निकाल रखा है, देखो 18, कितना निकाल रखा है 18। 18 यहाँ डालो, 18 से ये कितने बार में कट गया, 2 बार में। तो पीए का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 2 सेंटीमीटर। पीए हमारा आ गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पीबी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो पीबी इज इक्वल टू 18 दिया हुआ है, तो पीबी को लिख सकते हैं पीए प्लस 2 आर। कोई दिक्कत, यहाँ देखो आर प्लस आर 2 आर और प्लस पीए। अब पीए हमारा है 2 प्लस 2 आर बराबर 18, तो 2 आर बराबर 16, तो आर बराबर हो गया 8। तो रेडियस हमारा क्या आ गया सर्किल का, 8 रेडियस ही पूछा गया। आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा, उस पे जाते हैं। देखो अ मिल्क मैन प्रिपेयर्स अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, ठीक है। इन 15 मिलीलीटर मिक्सचर 10% इज वाटर। अच्छा 15 लीटर में अगर 10% वाटर है तो मिल्क कितना होगा, 90% होगा कि नहीं। तो इस 15 लीटर में पानी हो गया, इसका 10% निकालोगे तो 1.5 आएगा, क्या आएगा 1.5। तो 1.5 जो है हमारा वो क्या है, वाटर, वो क्या है वाटर है। तो बचा क्या इधर 13.5, ये 13.5 मीटर है क्या मिलीलीटर, लीटर ये मिल्क हो गया, ठीक है। पूछ रहा है हाउ मच मोर वाटर शुड ही एड टू द मिक्सचर सो दैट द क्वांटिटी ऑफ मिल्क बिकम 60%। अच्छा देखो ये 15 लीटर जो लिया गया है, इसमें जो भी पानी है और क्या है मिल्क है वो तो है ही, बाद में इसमें क्या मिलाया जा रहा है, इसमें एक्स्ट्रा वाटर मिलाया जा रहा है। क्या मिलाया जा रहा है, एक्स्ट्रा वाटर। तो इसमें जितना मिल्क होगा, मिल्क क्या बदल रहा है क्या, नहीं, मिल्क बिल्कुल भी नहीं बदल रहा है। मिल्क जो 13.5 लीटर था वो 13.5 लीटर का 13.5 लीटर ही है, पानी इसमें और एक्स्ट्रा डाला जा रहा है। और मिल्क का हमको परसेंटेज, फाइनल परसेंटेज कितना दिया है 60%। तो मिल्क का अमाउंट कितना है 13.5 लीटर, राइट, ठीक है। बाय टोटल करेंगे, टोटल कितना लीटर होगा, 15 लीटर तो ये पहले से था ही मिक्सचर, उसमें x लीटर मान लो वाटर मिला दिया गया, यही x का वैल्यू निकालना है। अब ये अमाउंट ऑफ ये परसेंटेज ऑफ हम लोग का क्या निकलेगा, मिल्क निकलेगा, तो 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यही वैल्यू जो है कितना आ रहा है फाइनल मिक्सचर में 60%। आई होप ये जो मैंने लिखा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये अगर 100 को मैं इधर भेजता हूँ तो ये आ जाएगा 6/10 ले लो, ठीक है। अब दोनों साइड मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 135 इधर हो गया, 15 छुके 90 प्लस 6x, 6x बराबर घटा दो 5 4, तो x से 7 छुके 42, 6 30, तो 7.5 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या हो रहा है, किसी मध्य आकार के उपनगर में वार्षिक आप्रवासन की प्रवृत्ति प्रारंभिक जनसंख्या में 20% और जुड़ जाने की है, ठीक है। देखो इमिग्रेशन मतलब कोई एक शहर है, हर साल वहाँ क्या होता है ना कि 20% जो अभी का प्रेजेंट पॉपुलेशन है, मान लो 100 पॉपुलेशन है, तो 20% ऑफ पॉपुलेशन जो है वहाँ इमिग्रेट करता है, मतलब वहाँ आता है इमिग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस क्या हो रहा है हाँ 20% जो है इस जनसंख्या का वहाँ पे आ जा रहा है हर साल, ठीक है। साथ ही साथ 15% ऐसे भी पॉपुलेशन है जो कि हर साल वहाँ का जो पॉपुलेशन होता है वहाँ से कहीं और रीलोकेट कर जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, तो -15% क्या हो गया, भाग गया कहीं और। तो फाइनली चेंजेस कितने परसेंटेज का आ रहा है, तो 5% का क्या हो रहा है, 5% का वृद्धि हो रहा है, 5% का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द लाइकली पॉपुलेशन 3 ईयर हैंस, 3 साल के बाद वहाँ का पॉपुलेशन कितना होगा, ठीक है। अभी का पॉपुलेशन कितना है ये देख लेते हैं, 80,000, कितना है 80,000, हर साल 5% की वृद्धि हो रही फाइनली। तो 5% का वृद्धि का मतलब क्या हो गया 105%, 105% का मतलब क्या हो गया 21/20, 21/20 और 21/20, 3 साल बाद पूछ रहा है। अब देखो इसको ज्यादा सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि हम लोग का जो भी ऑप्शन है वो इंटीजर में, इट मीन्स ये जो 20 20 20 है इसको काट ही देगा, मतलब हमें जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू में देखो न्यूमरेटर जो है, यहाँ का न्यूमरेटर सब में 7 आ रहा है, राइट,
7 आ रहा है, तो 7 का मल्टीपल ढूंढना है। 9 भी आ सकता है, 3 तिया 9 तिया 27, 9 का मल्टीपल ढूंढेंगे। तो 9 का मल्टीपल तो ये है, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, 9 3 12 जोड़ 11 तो ये हट गया, 9 2 11 ये भी हट गया। यहाँ देखो 9 6 2 8 1 9, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है 9 का। अब 7 का मल्टीपल इन दोनों में से कौन है, तो ये 7 का मल्टीपल है क्या, नहीं, 7 से काटो, नहीं कटेगा, 7 का 7 20 आ रहा है, तो ये 7 से नहीं कटेगा। तो बचा कौन, लास्ट ऑप्शन यही है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपको 3 बार 21 को गुना नहीं करना पड़ेगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं। द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ये एंड इट्स पेरीमीटर इज 38, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज। सबसे पहले यहाँ देख लो, जब भी ऐसा कुछ आवे तो फटाक से इन सब का एलसीएम लेके उसे मल्टीप्लाई करना होता है। 24 20 15, 120 मुझे सीधे याद आ रहा है, ठीक है। 24 पंच 120, देखो याद, 24 का पारा अगर याद है तुरंत हो जाएगा, 20 चौके 21 20, 15 8 120, 120 से अगर इसमें मैं गुना करता हूँ, ठीक है, तो ये जो रेशियो बनेगा 24 पंचे 120, 20 चौके 120 और 15 8 120, ठीक है। अब पूछा द लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड क्या है, 8, 8 का मल्टीपल यहाँ देखो तो कौन है, ये है क्या, नहीं, ये है, ये है क्या, ये है क्या, नहीं। फिर भी अगर निकाल के भी देख लेते हैं, 8 6 14 5 19, तो 19 यूनिट का वैल्यू है 38, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2, तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड बॉक्स इज 18 12 10, व्हाट इज द टोटल सरफेस ऑफ बॉक्स। इस क्वेश्चन को मैं अच्छे क्वेश्चन में क्यों रखा हूँ, देखो इसको शॉर्टकट में बना सकते हैं। 2 इंटू एल प्लस भी होता है, 18 गुना 12, बी गुना एच प्लस एच गुना एल। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6। इन तीनों को अगर ऐड करेंगे यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 6, 6 को 2 से गुना करेंगे यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 2। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 सिर्फ इसमें है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। मैंने कैसे समझा कि इसको यूनिट डिजिट से बनाना चाहिए, तो जब भी क्वेश्चन आता है ना, सबसे पहले मेरे ऑप्शंस पे नजर जाते हैं। ऑप्शन में अगर मैं देखता हूँ कि मैक्सिमम का जो है यूनिट डिजिट अलग है, ठीक है, तो मे भी एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ कि यूनिट डिजिट से बन तो नहीं रहा है। तो मैंने देखा 8 दूना 16, यहाँ 0 0 6 दूना 12, तो सीधे 2 से पता चल गया, इतना लिखना भी नहीं, मन में ही ये करके इसे सॉल्व कर सकता था, ठीक है। फिर मैं यहाँ बता रहा हूँ तो मुझे लिखना पड़ा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 है, तो ये हो गया। नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखो, ये जो है ये किस नंबर का मल्टीपल, जब ऐसा क्वेश्चन आवे ना तो ये सबसे लोवेस्ट छोटा वाला नंबर था वो कॉमन कर लेते हैं। 2 का पावर 13 अगर मैं कॉमन करता हूँ तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 का पावर 1 बचा, यहाँ 2 का पावर 2 बचा, यहाँ 2 का पावर 3 बचा, 1 2 3 4 5 नंबर है, एक और बचेगा, यहाँ 2 का पावर 4 बचा। ये कितना होता है भाई, 2 दूना 4 दूना 16, 16 8 24, 24 4 28, 28 2 30 1 31, मतलब इसको मैं 2 का पावर 13 गुना 31 लिख सकता हूँ, राइट। तो पूछ रहा है इज ए मल्टीपल ऑफ, तो किसका ये मल्टीपल है, 31 का मल्टीपल है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ए अलोन कैन डू ए प्रोजेक्ट इन 10 डेज, ए जो है 10 दिन में कर सकता है किसी काम को, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को कर सकता है 30 दिन में। तो एलसीएम तो 30 हो जाएगा, इफिशियंसी हो गया 3, सॉरी एलसीएम 60 हो जाएगा, इफिशियंसी हो गया इसका 6, इसका 3 और इसका 2। दे टुगेदर अर्न रुपीज 1100, 1100 तीनों मिलके अर्न करता है। बाय हाउ मच डू द टोटल अर्निंग ऑफ ए एंड सी एक्सीड्स द अर्निंग ऑफ बी। सबसे पहले देखो, जो वेजेस या अर्निंग का जो रेशियो होता है वो उसके इफिशियंसी के रेशियो के बराबर होता है, मतलब वेजेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी, ओके। तो 6 3 9 2 11 ये इफिशियंसी का रेशियो है, तो इसको वेजेस का भी रेशियो लेंगे, तो तीनों को जोड़ने पे 11, तो 11 यूनिट का वैल्यू कितना आ रहा है, 11,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया, 100। अब पूछ रहा है ए और सी का जो अर्निंग है, ए और सी का अर्निंग कितना हो गया, 8 यूनिट, वो बी की अर्निंग से कितना ज्यादा है, तो 5 यूनिट ज्यादा है, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 500, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। A retailer marked the price of his article so as to include a profit of 21%। मान लो कॉस्ट प्राइस है 100, वो मार्क करती है जिससे कि उसे 21% का फायदा हो जाए, तो 121 रुपया आया इसका। ये मैं भी आप लोग को डायरेक्ट कर रहा हूँ तो समझ में आना चाहिए, 100 का 21% उसको बढ़ा के लिखना है, तो 121% हो जाएगा। 121% को हम लोग कैसे लिखेंगे, 121, राइट। इफ ही अलाउड द डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द मार्क प्राइस, अब ये मार्क प्राइस पे अगर 12% का डिस्काउंट देता है, देती है,
देता है। तो व्हाट वाज हिज एक्चुअल प्रॉफिट ऑन दैट आर्टिकल। अब इस पे क्या हो रहा है, 12% का छूट दिया जा रहा है। तो किसी भी चीज पे अगर 12% का छूट देंगे तो वो एमपी का सेलिंग प्राइस जो होगा वो एमपी का 88% हो जाएगा। 12% घटाएंगे 100 में, राइट। तो इसका अगर मैं 88% निकालता हूँ, मल्टीप्लाई डाइट कर देते हैं, 121 गुना 88, 88 एकम 88 के 8 बचा 8, 88 दूना 8 दूना 16, 176 होता है। 80 दूना 160 होगा, 8 दूना 100, 176 प्लस 8, 814 के 4, बाकी 184 के 4, बाकी बचा 18, 88 एकम 88 और 18, 8 8 16 के 6, बाकी 1 10, मतलब कितना आ गया 106.48 और डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ पॉइंट देंगे। तो 100 का सीपी था, फाइनल एसपी 106.48 है। तो फायदा कितने का हुआ 6.48 का। फायदा कितने का हो गया 6.48% का, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो, जो भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे वो क्वेश्चन मैंने पहले करा दिए। अब क्वेश्चन कुछ सिंपल है, वही मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो, एट प्रेजेंट द रेशियो बिटवीन एजेस ऑफ, देखो इजी तो है क्वेश्चंस, बट सभी में कुछ ना कुछ ट्रिक होंगे, तो आप लोग सीख सकते हो यहाँ पे, इसलिए पूरा वीडियो देखने का ट्राई करो। द रेशियो बिटवीन अरुण एंड दीपक इज 4:3। प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है 4:3। ये प्रेजेंट एज का है, ये है अरुण और ये है दीपक। अरुण एज विल बी 26 ईयर आफ्टर 6 साल। अगर अरुण का 6 साल के बाद 26 साल उम्र होगा तो अभी कितना होगा भाई 20 साल। अभी कितना होगा 20 साल। ये किसका बात कर रहा है, अरुण का। अरुण का प्रेजेंट एज क्या है 4, रेशियो 4 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू 20 हो गया, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 5। व्हाट इज द एज ऑफ दीपक एट प्रेजेंट। दीपक का प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है 3, तो 3 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे, 15 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 5 sum of money is 5% for the first 4 years, 8% for the next 3 years and 10% for the period of beyond 7 years। देखो, पहले 4 साल के लिए रेट क्या था 5%, अगले 3 साल के लिए रेट कितना था 8%, 4 3 7 साल यहाँ हो गया ना। 7 साल के बाद जितना भी साल हुआ उसमें रेट तो था 10% का था। तो यहाँ बोल रहा है इफ द सिंपल इंटरेस्ट accumulated by the sum over a period of 10 years is इतना, 10 साल में कितना इंटरेस्ट उसको मिलना चाहिए 1850, देन द सम इज। देखो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल सिंपल इंटरेस्ट में यही एक फायदा है कि टोटल जो हम लोग रेट है एक साथ निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखो 5 चौके 20% हो गया पहले, फिर 8 दिया 24%, 7 साल तो इधर हो गया, इधर बचा 3 साल, 3 साल 10% के हिसाब से 30%। तो टोटल उसको जो इंटरेस्ट लगेगा वो 4 और 7 74% लगेगा। तो प्रिंसिपल का 74% जो है वो कितना दिया हुआ है 1850। काट दो इसको 74 से, चलो 1850 डबल जीरो दे देते हैं यहाँ पे और यहाँ 74 दे देते हैं, ठीक है। 74 दूना पी का 74% रेट, ठीक है ठीक है 1850। तो सम पूछ रहा है ना, ठीक तो है। तो 74 दूना देखो कितना होता है, 4 दूना 8, 7 दूना 14, ठीक है। 7 दिया कि 2 से 10 हो जाता है ना, इसलिए 2 से लगाए। 15 में 60 गया 7 और 7 में 4 गया 3, ये कट गया 0। 7 पचे 35, 5 बार में लग जाएगा, 5 के 20 को सुनना, बाकी 2, 7 पचे 35, 2 37, तो कट ही गया। अब यहाँ लास्ट में 2 जीरो उतरेगा तो यहाँ भी 2 जीरो आ जाएगा। तो पी का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 2500। तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। 3 बता ही दिया मैंने पहले, 4 पे आते हैं। A piece of work can be done by 3 boys and 2 men jointly in 10 days। तो एक बॉय का हम लोग इफिशियंसी बी मान लेते हैं, एक मैन का इफिशियंसी एम मानेंगे। तो 3 बॉय का इफिशियंसी कितना हो गया 3b और 2 मैन का इफिशियंसी कितना हो गया 2m। तो ये टोटल इफिशियंसी, तो इफिशियंसी इनटू टाइम जो होता है ना, ये टोटल वर्क होता है। ये हमारा क्या होता है टोटल वर्क, ठीक है। द सेम वर्क था इसलिए मैंने बराबर दे दिया। सेम वर्क कैन बी डन ज्वाइंटली बाय 2 बॉयज, ज्वाइंटली बाय sorry 2 boys and 3 men in 8 days, इन 8 days। तो ये भी हमारा क्या हो गया टोटल वर्क हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, देखो डायरेक्टली करेंगे। 10 दिया, मन में करना सीखो यार थोड़ा सा। 10 दिया 30 बॉय इधर हो गए, 16 बॉय इधर हो गए, 30 में से 16 गया 14 बॉय इज इक्वल टू विमेन का देखते 10 गुना 20, 8 दिया 24, तो 4 विमेन।
ठीक है। तो बॉयज और वुमेन का जो रेशियो आया वो 2:7 आया। क्या आया? 2:7। तो पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज द सेम वर्क कैन बी डन बाय 1 बॉय एंड 2 मैन। सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं, 2 और 7 यहाँ रखेंगे। तो 3 दूना 6 और 7 दूना 14, 14 छो 20, 20 दाएं 200। टोटल वर्क हो गया हमारा 200। टोटल इफिशियंसी देखो, एक बॉय तो एक बॉय का इफिशियंसी 2, 2 मैन तो 7 टू जब 14, 14 प्लस 2, 14 प्लस 2 16। अब इसको काट दो, 16 एकम 16, 4 16 दूना 32, 16 पंचे 80। 12.5 दिन से लगेंगे काम करने में। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। 5 का मैंने पहले बता दिया, 6 का बता दिया, 7 पे आते हैं। ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज। ठीक है, चलो 20 डेज। If the efficiency of A is decreased by 20%, then A alone can do the same work in how many days? देखो इफिशियंसी आप दिया हुआ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में इफिशियंसी आप कुछ भी मान सकते हो, 1 मान सकते हो, 10 मान सकते हो, 100 मान सकते हो, जो मानने का वो मानो। तो सबसे इजी मेरे लिए 10 है। इफिशियंसी क्या मान लूंगा मैं? अपने मन से 10 मान लेगा। कुछ भी मान लो, x मान लो, 1 मान लो, 10 मान लो, वो इससे इंडिपेंडेंट है, सब पे सेम ही आंसर आएगा। टाइम है 20 दिन, इफिशियंसी 10, टोटल वर्क कितना हो गया? 200। टोटल वर्क 200। अब इफिशियंसी ऑफ ए इज डिक्रीज बाय 20%। देखो 10 का 10% होता है 1, 10 का 20% कितना हो जाएगा? 2। इफिशियंसी 10 था, न्यू इफिशियंसी कितना हो गया? 8, क्योंकि -20% घट गया, मतलब 20% घट गया इफिशियंसी। अब इफिशियंसी 8 है, देन ए अलोन कैन डू द सेम वर्क। तो टोटल वर्क बाय इफिशियंसी करेंगे तो टाइम आ जाएगा। तो 8 दूना 16, 8 पंजे 40 को 25 दिन अब लगेगा काम करने में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये बन चुका है ये। इसमें तो कुछ नहीं है। बोर्ड मास जो नहीं जानते हो इसका फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ अभी। ब्रैकेट का काम सबसे पहले करना, लेकिन ना ए में ब्रैकेट है ना बी में ब्रैकेट है। ओ से होता है ऑफ, ऑफ भी कहीं भी नहीं दिख रहा है तो ऑफ भी हम लोग नहीं करेंगे। उसके बाद होता है डिवाइड, डिवाइड तो बहुत जगह दिख रहा है, डिवाइड, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो इसी का अभी काम है। तो पहले डिवीजन का काम होगा। देखो ए का जो हम रुक, एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। ठीक है, अब आप लोग अच्छे से दिख रहा होगा। यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, ए का वैल्यू देखो, पहले तो भागा होगा ना, तो 9 दूना 18, 4 दूना हो गया 8, डिवाइडेड बाय 3 पचे 15, तो पचे 25, तो 8/25 ये आ गया। बी का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ देखो, चूंकि यहाँ प्लस वाला है तो 5 एकम 5, तो ये 1 को काट सकते हैं हम लोग, हटा सकते हैं। ठीक है, इधर देखो 8, 18 दूना 36, 1/2 आना, तो 1/2 को 3 से गुना करेंगे, यहाँ 3/2 आ गया। क्या आ गया? 3/2, और इधर हो जाएगा -1, 5 और -6 कितना होता है? -1। इसको सॉल्व करेंगे 1/2 आ जाएगा। तो बी का न्यूमरेटर हो गया 1/2। डिवाइड में देखते हैं, 6 3 के 18, 20 दिया 60, ये हो गया -12 +12, तो कट ही गया, तो नीचे आ गया 60। तो बी का जो वैल्यू आ गया 1/120 आ गया। ए प्लस बी पूछ रहा है, तो 8/25 प्लस 1/120। अब क्या करें? एलसीएम लेते हैं। एलसीएम दोनों का देखो ऑप्शन से ही पता चल रहा है 600 होगा एलसीएम। क्या होगा यहाँ पे? 600 एलसीएम होगा। 25 से कितना बार में लगेगा? देखो 25 दूना 50, 25 हो गए 100, 24 बार में। 25 दूना 50, 25 हो गए 24, 24 अठे कितना होता है? 8 चौके 8 चौके 32 के 2 बाकी 3, 8 दूना 16, 16 3 19, 192, 120 पंचे, तो 192 5, 197, 197/600 यहाँ है 9 पे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। 10 का मैंने पहले बता दिया, 11 का बता दिया, 12 पे आते हैं। ठीक है, a chord of length 40 centimeter is at a distance of 15 centimeter from the center. What is the length of chord of the same circle when it is the distance of 20 centimeter from the center of the circle? ऐसे भी क्वेश्चन बहुत आसानी से ही बन जाते हैं, मतलब इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलो मैं एक सर्किल बनाता हूँ अभी। ठीक है, देखो एक कॉर्ड है जिसका लेंथ 40 सेंटीमीटर है। मैंने एक कॉर्ड ले लिया, ये 40 सेंटीमीटर का है, जो कि 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर है। सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है? 15 सेंटीमीटर। ये 15 है। सब जानते हैं कि सेंटर से कॉर्ड पे डाला गया जो परपेंडिकुलर होता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। अगर कॉर्ड 40 सेंटीमीटर का है तो ये भी 20 का होगा और ये भी 20 का होगा। क्लियर है? अब मैं इसे मिला देता हूँ जिससे हमें रेडियस पता चल जाए। क्या पता चल जाए? रेडियस।
15-20। मैंने फिर से बताया कि यहाँ पे है ना, कभी भी आप लोग जो है वो पाइथागोरस नहीं लगाओ, इसको काटो। 5×3 = 15, 5×4 = 20, 5×5 = 25, 3×4 = 5 का ट्रिपलेट होता है। क्योंकि सब 5 का मल्टीपल है तो ये भी 5 का मल्टीपल हो जाएगा। तो रेडियस हमारा क्या आ गया? 25। रेडियस क्या आ गया? 25। अब पूछ रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सेम सर्किल विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। उसी वृत्त की जीवा की लंबाई कितनी है जो वृत्त के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूर है। अब एक और जीवा है यहाँ, मान लो ये वाला जीवा है जो वृत्त के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूर है। कितना सेंटीमीटर दूर है? 20। ये लेंथ दिया है 20। ठीक है, रेडियस तो हमें पता चल ही चुका है 25। तो फिर से एक ट्रायंगल राइट एंगल ही बन रहा है। तो फिर 20-25, 20-25 और 15 अभी मैंने देखा ना, अभी यहाँ पे नीचे 15-20-25, तो यहाँ पे 20-25 है तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 15। चूंकि ये बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को, सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर कॉर्ड पे, तो ये भी 15 होगा। तो नया जो कॉर्ड है उसका लेंथ कितना होगा? 15-15-30। नेक्स्ट पे चलते हैं। A can finish a work in 8 days, B can do the same work in 24 days। तो 8 डेज 24 डेज का एलसीएम 24 होगा। इफिशियंसी इसका 3 हो गया, इसका इफिशियंसी 1 हो गया। जब दोनों मिल के काम करेंगे तो टोटल वर्क कितना होगा? 6 दिन में काम हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। हाँ, द एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल PQR एंड MNT इतना इतना दिया हुआ है। इफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल PQR इज 28 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल। दो सिमिलर ट्रायंगल है, क्या है? दो सिमिलर ट्रायंगल है। ठीक है, एक का एरिया 196 है, एक का एरिया 169 है। इसमें से कह रहा है कि जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसका सबसे बड़ा वाला साइड कितना? 28 है। तो जो छोटा वाला ट्रायंगल है उसका सबसे बड़ा वाला साइड कितना होगा? तो सिंपल है ना, इसमें हम लोग जानते हैं एरिया का जो रेशियो होता है वो साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इधर अगर हम लोग स्क्वायर देंगे, ठीक है, इधर हमें क्या देना पड़ेगा? फिर अगर हाँ, फिर इधर इससे स्क्वायर को हटा के इधर हम लोग क्या दे देंगे? रूट दे देंगे इजी करने के लिए। तो ये हो गया 14/13, 14×2 = 28। तो x बराबर कितना आ गया? 26। इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। द लेंथ, ब्रेथ एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इतना, देन द हाइट h ही रहने देते हैं, 2 इंटू एल इंटू बी 150, बी इंटू एच 10h, h इंटू एल 15h बराबर 1300। फटाफट इसको करो, 1300 को 2 से काटेंगे तो 650, 650 में से 150 गया तो 500, 10 + 15 कितना होता है? 25 है। 25 से काटोगे कितना बार में कट गया? 20 बार में। तो 20 हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन आया जाए, पहला स्टेप में सबसे पहले ये जो इंटीजर वाला पार्ट है ना इसको ब्रेक करना चाहिए। 15×7 = 105, 105 + 7 112/15, फिर डिवाइड लिखो अभी थोड़ी देर के लिए। 4/9 ऑफ यहाँ लिखना है अभी। ठीक है, इसको एक ही बार सोल्व करना है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, 10 चौके 40, 10 चौके 40 47, 47/10 और ये 26/5। देखो यहाँ पे साइड में लिख सकते हो ना, 47/10 प्लस 26/5, 2 से गुना कर दो ऊपर नीचे तो ये 10 हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा। 52 और 47 कितना होता है? 99/10। कितना हो जाएगा? 99/10 प्लस ये अलग है तो यहाँ पे डायरेक्टली करते 11×2 = 22, 22 में से 4×3 = 12, 22 में से 12 गया, ऊपर बचा 10, नीचे बचा 33। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बोर्ड मास का हम लोग रूल पढ़ते हैं। देखो ब्रैकेट का काम हमने पहले ही कर दिया। ब्रैकेट के बाद क्या है? ऑफ है, ओ से होता है ऑफ, तो पहले इन दोनों का काम होगा। ठीक है, तो 9 से 11 बार में कटा यहाँ पे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 112/15 डिवाइडेड बाय 22/5 प्लस 10/33। अब डिवाइड का काम होगा, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दो। मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 5 ऊपर चल गया, 22 नीचे आ गया, 5×3 = 15, 2 से कट जाएगा ये, 2 पंचे 10, 2 छके 12 56, 2 से 11, इधर भी 33, यहाँ भी 33, तो एलसीएम तो नीचे 33 आ गया। ऊपर देखो क्या आ जाएगा? ऊपर आ गया 56 + 10 66, 33 दूना 66, 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ए पर्सन कवर्स डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर एट 8 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर चलता है 9 किलोमीटर प्रति घंटा से, और फिर 12 किलोमीटर चलता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा से। व्हाट इज एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस निकाल लो, 24 + 18 42, 42
और 12 54 किलोमीटर चला टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम 8 तिया 24, 9 दूना 18, 4 तिया 12, 3 तो 5 4 9, 9 छाके 54, 6 का स्पीड होगा एवरेज स्पीड। ठीक है 18 चलते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इतना इज डिविजिबल बाय 9। अब कोई भी नंबर जो है 9 से तभी डिविजिबल होता है जब उसके डिजिट्स का सम जो होता है वो भी 9 से डिविजिबल हो। 5 2 7, 7 3 10, 4 14, 14 प्लस m जो है ना चाहिए 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा मिनिमम 4, तब ना 14 4 होता है 18, 18 में 9 से कट जाएगा तो m का वैल्यू 4 हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। एरिया ऑफ इन सर्किल ऑफ ए ट्रायंगल विथ साइड 6 सेंटीमीटर। देखो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। और देखो ये हम लोग एक मीडियन ड्रॉ करते हैं, ये हमारा मीडियन है और ये हमारा सेंट्रॉइड। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रॉइड हो गया, इन सेंटर हो गया, सरकम सेंटर हो गया, सभी के सभी एक ही पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इन सर्किल बनाऊं यहाँ पे, वो इस तरह से बनता है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का साइड कितना है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मीडियन का लेंथ होता है √3/2 इंटू साइड, ठीक है। 2 तिया 6, तो 3√3 आ गया क्या मीडियन का लेंथ, ठीक है। अब ये भी हम जानते हैं कि ये जो सेंटर होता है, मतलब इन सेंटर बोलो, सरकम सेंटर बोलो, सेंट्राइड बोलो, ये इस मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। तो 3 यूनिट का वैल्यू अगर 3√3 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया √3। तो 1 यूनिट तो ये है, तो यही जो है हमारा वो रेडियस ऑफ इन सर्किल भी होता है। तो रेडियस हमारा कितना आ गया √3। अच्छा सॉरी, क्या पूछा जा रहा है, एरिया ऑफ इन सर्किल। अच्छा इन सर्किल का एरिया पूछा था, रेडियस आया √3 ना, तो एरिया क्या हो जाएगा πr²। तो पाई इंटू √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, 3 पाई हमारा आंसर होगा। 3 पाई हमारा ये है, सॉरी ये नहीं। 20 का मैंने पहले बता दिया, 21 का भी बता दिया है, 22 का भी बता दिया। 23 पे आते हैं। x माइनस वाई 8 है एंड 8xy बराबर 8 है, तो xy का वैल्यू कितना आ गया हमारा 1 आ गया, राइट। तो इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, तो दो कॉमन ले लो पहले ही, बचा x³ माइनस वाई क्यू। इसका फॉर्मूला हमें पता है, x माइनस वाई इंटू x² प्लस y² प्लस xy। यहाँ तक कोई दिक्कत, आई होप नो। 2 xy का वैल्यू कितना दिया है 8, तो 8 इंटू 2 तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। फिर इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। देखो a² प्लस b² फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, और ये ab पहले से है ही, तो यहाँ पे हम लोग 3ab कर देते हैं, कोई दिक्कत। इसका एक ही नहीं होता है x² प्लस वाई, इसका बहुत सारा फॉर्मूला होता है। x प्लस वाई में चेंज करना होता तो उसमें भी चेंज कर सकते थे, लेकिन यहाँ गिवन क्या है x माइनस वाई, इसलिए x माइनस वाई में ही हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। 8 दूना 16 हो गया इधर। x माइनस वाई कितना है 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस एक्स वाई का वैल्यू 1 है तो 3, 64 3 67 हो गया। यहाँ पे 67 गुना 16 कर दो भाई, कितना होगा 16 सत्ते 112 के 2, बाकी 11, 16 छो के 96, 96 11 कितना होता है 107, 1072 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। द स्लैंट हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 15 सेंटीमीटर एंड इट्स डायमीटर इज 18। एक कोन है हमारा, ठीक है। स्लैंट हाइट कितना दिया है 15, डायमीटर कितना दिया है 18, तो रेडियस कितना होगा 9। वॉल्यूम निकालने के लिए कोन का हाइट चाहिए होता है। अब ये एक राइट सर्कुलर कोन है, तो एक साइड 9 है, एक साइड 15 है, तो एक साइड पता चल जाएगा 3 तिया 9, 3 पचे 15, 3 चौके 12, 3 4 5 ट्रिपलेट अभी जस्ट मैंने पहले बताया। तो उसी तरह से हम लोग अभी इसमें क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12, तो हाइट कितना आ गया 12। हाइट कितना आ गया 12। वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r², 9 में 81 इंटू h 12, 3 से तो कट ही गया 12, 4 बार में अब तो नहीं कट रहा है ना। 88 गुना 81, 8 8, 88 64 के 4 बाकी 6, 88 64 6 70, तो 8 2 1 7, इसमें हमें 7 से भाग देना है। 7 एकम 7 कट गया, 1 आया नहीं लगेगा, 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 1 0 देखो यहीं पे आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। फिर भी एक बार पूरा भाग दे के देख लेते हैं। फिर 7 एकम 7, 5 8, 7 8 56, वही आ रहा है 10 18 पॉइंट समथिंग, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या होगा करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ ट्रेडर बाइज 2 आर्टिकल फॉर
3,000 each. While selling, he earns a profit of 10% on one and loses 20% on the other. What will be his overall loss percent? देखो, एक खरीदता है 3,000 में, दूसरा भी खरीदता है 3,000 में, ठीक है। टोटल सीपी कितना आ गया हमारा? 6,000। कोई दिक्कत नहीं। पहले पे 10% का प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। अगर मैं प्रॉफिट देखूं, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट को मैं प्लस में लिखूंगा, लॉस को माइनस में, ठीक है। तो 10% का प्रॉफिट मतलब कितना हो गया? 300 का प्रॉफिट हो गया। 3,000 का 10% क्या हो गया? एक जीरो काट दो, 300 आ गया, राइट। एंड दूसरे पे 20% का लॉस हो रहा है, तो 3,000 का 20%, 3 दूना 6, 600 का लॉस हो रहा है, माइनस 600। तो ओवरऑल अगर देखा जाए 300 का प्रॉफिट, 600 का लॉस, तो ओवरऑल 300 का लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंट ही तो निकालना है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। ये दोनों कटा, 6,530, 6,000 देना है यहाँ पे, सॉरी। तो एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 6,530, 5% उसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, ठीक है। तो मैंने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे करवा दिए हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो और आप लोगों ने कुछ ना कुछ नया चीज़, नया कॉन्सेप्ट, नया शॉर्टकट्स आप लोगों ने यहाँ सीखा हो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कर दे, लाइक करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।